दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा छोटा देश ले आता है अपने अंदर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति। और उस देश के अंदर क्रांति कौन लेकर के आता है? नन अदर देन द जेनजीज। जेनजीज वही जनरेशन है जिसे बाकी सारे जनरेशन्स के लोग समझते हैं बेपरवाह, लापरवाह, आलसी, लेजी, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसके पास में कोई संस्कार नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल्स नहीं है, जो हर बात पे ऑफेंड हो जाता है, जो वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करता है, हर बात पे अपनी मेंटल हेल्थ को बीच में ले आता है। ये वही जेनजी है जो 9 to 5 की जॉब नहीं करना चाहता है। और ये सब बोल के भी इंसल्ट की जाती है या फिर बेइज्जत किया जाता है। जो जेनजी जनरेशन है ये पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, ये पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। पर नेपाल की जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो नेपाल का यूथ है, उसने ये साबित कर दिया है कि वो पॉलिटिकली तो अवेयर है ही, और वो ये भी ताकत और हिम्मत रखता है कि वो अपने देश में क्रांति लेकर के आ सके। तो सितंबर 2025 में शुरू हो जाता है नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं, कई सारे मीडिया हाउसेस हैं, ये ऐसा बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उसने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया है। और अब जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो वहाँ का यूथ है, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब चलाने का मौका नहीं मिलेगा, ये सब चलाने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स होते हैं उसमें से जर्नलिज्म एक है। पर ये जो जर्नलिज्म ये लोग कर रहे हैं, जो भी आजकल के मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, ये लोग सच बताना ही नहीं चाहते हैं कि वहाँ का यूथ प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा इंटरनेट से टच में नहीं होते हैं, और वो लोग मोस्टली देखते हैं टेलीविज़न, टीवी देखते हैं, या फिर अगर देखते भी हैं तो वो यूट्यूब चैनल देखते हैं, और वही बड़े मीडिया हाउस का ही यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो बोलेंगे वो बिल्कुल सच होगा, ये लोग क्यों ही झूठ बोलेंगे। पर सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठ फैलाता है तो वो यही लोग फैला रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को, इस प्रोटेस्ट की सिग्निफिकेंस को कम कर रहे हैं। और ये बता भी नहीं रहे कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुए हैं वो क्यों हुए हैं। पूरा ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है नेपाल के यूथ के ऊपर कि वो ही कुछ गलत कर रहा है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया बैन हुआ है वो क्यों हुआ है। सबसे पहले तो जो नेपाल की इस समय हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। महंगाई ऑल टाइम हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे इस समय चल रहा है 22%। गरीबी का जो रेट चल रहा है इस समय वहाँ पे वो है 20%। तो वहाँ पे लोगों के पास में नौकरियाँ नहीं हैं, गरीबी ऑल टाइम हाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पा रहे हैं लोग, बच्चों के पास में अपने कॉलेज की फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। और वही बच्चे जब सोशल मीडिया पे देखते हैं पॉलिटिशियंस के बच्चों को, एलीट लोगों के बच्चों को, कि वो लोग अपना लैविश लग्जरियस लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उनके पास में इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, उनके पास में लग्जूरियस बैग्स हैं, वो लोग लग्जूरियस फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, तो ये सब का पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये वही पैसा तो नहीं है कहीं जो हमसे छीन करके, जो पैसा हमारे ऊपर लगना चाहिए था, हमारी नौकरियों के ऊपर लगना चाहिए था, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने पे लगना चाहिए था, वही पैसा कहीं इन नेपो किड्स के लैविश लाइफस्टाइल पे तो कहीं नहीं यूज़ हो रहा है। और ये कुछ रीसेंट चीज़ नहीं है। वहाँ का जो पॉलिटिकल करप्शन है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, इनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, जो पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ अलग ही प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलने लगता है, #NepoBaby, #NepoKids। नेपाल की जो मेजर पॉपुलेशन है वो अंडर 35 में आती है, और जो जेनजी पॉपुलेशन है वो पैदा हुई है 1995 के बाद में। तो ये जो प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं उसमें कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, जो लोग कॉलेज पास आउट हो चुके हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिली है, ये सब लोग एक बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और जब सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं बचता है, सोशल मीडिया उनके लिए बन जाता है उनकी आवाज़, उनकी एक आइडेंटिटी, और वो कम्युनिटी इसके साथ मिलकर के वो अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं और अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, नेपो किड्स हैं, बॉलीवुड में सिर्फ नेपो किड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इस शब्द का ये हर जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे कि ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं इन्हें भी हम नेपो किड्स बोल सकते हैं। और वही कॉलेज के लोग, कॉलेज के बच्चे ये देख रहे हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठ करके ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, नेपो किड्स हैं, इन्हें आसानी से जॉब्स मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा खासा इनका इन्फ्लुएंस है। पर ये जो कॉलेज का बच्चा है उसे तो ना नौकरी मिल रही है, और उसकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स ही इतनी बड़ी हैं, उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो ढंग से पढ़ाई तक नहीं कर पा रहा है। और यही जो बिल्डअप बना, यही रिसेंटमेंट एक्सप्लोड कर गया। पहले ही प्रोटेस्ट चल रहा था ऑनलाइन, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, इन सब पे चल रहा था, और जैसे ही ये ट्रेंड एकदम वायरल हो गया, सब लोग इसके बारे में बात करने लग गए, तब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है नेपाल गवर्नमेंट की, और वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं 26 ऐप्स के ऊपर। और यही ब्लैंकेट बैन जो आज डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, ये डिस्ट्रक्शन उसी ब्लैंकेट बैन का नतीजा है। ये जेनजी जनरेशन है, ये आज का ज़माना है। और जनरेशन कोई भी हो, आजकल कोई भी किसी की बकवास झेलता नहीं है, आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर कोई ढंग की बात कर रहा है तो करो, तुम्हें लीडरशिप दी गई है तो तुम लीडरशिप का सही इस्तेमाल करो और लोगों का भला करो, नेशनल इंटरेस्ट पे काम करो। पर जब नेशनल इंटरेस्ट पे काम नहीं हो रहा है, काम कम हो रहा है, करप्शन ज़्यादा हो रहा है, वही गिने चुने लोग बार बार गवर्नमेंट में, बार लीडरशिप में आ रहे हैं। और तो और जो भी
यंग जनरेशन है उसे सही से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पा रही हैं। तो ये जेनजी जनरेशन वो सब सहने वालों में से नहीं है। और ये जो ब्लैंकेट बैन आया, जो अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया जन आंदोलन में, वो कन्वर्ट हो गया रिवॉल्यूशन में, वो कन्वर्ट हो गया बहुत बड़ी देश की क्रांति में। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं एक के बाद एक उसी सेम फैमिली से, लीडरशिप कहीं और आउट ऑफ द फैमिली जा ही नहीं रही है। बार बार वही पॉलिटिशियंस लीडरशिप में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। जेनजी को इसी जेबें भरने से दिक्कत होने लगी नेपाल में। हर डिकेड में वही गिन चुन के वही लोग पावर में आ रहे हैं। तो लोग एक डिस्कनेक्ट बना ही लेते हैं पॉलिटिकल क्लास से कि ये लोग बूढ़े लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है नई जनरेशन के बारे में और सिर्फ अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं। और नेपाल ने ये बता दिया कि अब उसे कोई नया चाहिए, अब उसे एक नया रिवोल्यूशन चाहिए और उसे चाहिए है मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स। जिसकी मेरिट हो वही पावर में आए, जो लायक हो वही पावर में आए, ना कि सिर्फ वो पावर में आए जिसके कनेक्शंस हैं या जिसकी फैमिली कहीं पावर में है। तो ब्लैंकेट बैन पे प्रोटेस्ट होने लगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देश के लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई था। और जब तक वो जन आंदोलन, जब तक वो प्रोटेस्ट लोगों के भले के लिए हो रहा है, लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं, सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कर रहे हैं, सरकार से डिमांड्स रखने के लिए कर रहे हैं। नेपाल की जो सरकार थी उससे अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए जब तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। पर जहाँ पे मारपीट शुरू हो गई, वैंडलिज्म शुरू हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, दिन दहाड़े लोग दुकानें लूटना शुरू कर देते हैं, मॉल्स को लूटना शुरू कर देते हैं, सामान खाली कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में रेड फोर्ट की, लाल किले की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक खुद का इतिहास है। वैसे ही नेपाल का एक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है सिंघा दरबार, उसको धुआं कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। 1500 कैदी जेल से निकल करके भाग जाते हैं, दिन दहाड़े बैंक्स लूट लिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस को रगड़ के धोया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है। नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अपोजिशन में हो, लीडरशिप में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी पार्टी के हो, सबको बुरी तरीके से धोया जाता है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी जाती है। और ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से हाईजैक कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी यूथ प्रोटेस्ट करने गया है उसके हाथ में वेपन्स नहीं होंगे, उसके हाथ में बंदूकें नहीं होंगी, पर हाईजैक होने पर साफ साफ पिक्चर्स में दिख रही हैं। तो क्या कहीं से भी इस प्रोटेस्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस बचा, सिग्निफिकेंस बचा? आपको चाहिए था कि पीएम रिज़ाइन करे, पीएम केपी शर्मा ओली रिज़ाइन करे, वो उन्होंने कर दिया। पहली स्टेज आपने क्रॉस कर लिया। जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, इन सब ने रिज़ाइन कर दिया। पर जिस चीज़ के लिए जन आंदोलन शुरू हुआ था, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पाल देश, वो देश तो बचा ही नहीं, खंडर रह गया वो। तो जब तक ये जन आंदोलन था तब तक ठीक है, जब तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट था अपनी डिमांड रखने के लिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, तब तक ठीक था। जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टूटने फूटने लग जाए, तोड़ फोड़ होने लग जाए, वैंडलिज्म होने लग जाए, वहाँ पे हर प्रोटेस्ट अपनी सिग्निफिकेंस खो देता है, अपना महत्व खो देता है और सरकारों को मौका मिल जाता है वहाँ पे आपके ऊपर कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट करके, जन आंदोलन करके बड़ी से बड़ी डिमांड्स पूरी करवा ली अंग्रेज़ों से। यहाँ पे तो इनकी खुद की सरकार थी। मैं वैंडलिज्म कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोड़ना फोड़ना, पार्लियामेंट का तोड़ना फोड़ना, आगजनी कर देना, ये सब बिल्कुल भी सपोर्ट करने लायक चीज़ें नहीं हैं। पर ये सब जो भी हुआ है, ये सब बैकफायर हुआ है इसलिए क्योंकि केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, इन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स पे ब्लैंकेट बैन लगाया। तो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे देती है कि जैसे ही कोई प्रोटेस्टर दिखे उसको गोली से उड़ा दो। लगभग 400 लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, घायल हो चुके हैं, 19 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। जब बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में आकर के पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? एक देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को बोल देती है कि इन्हें गोली से उड़ा दो, इन्हें जान से मार दो, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। एक 12 साल का बच्चा अपनी लाइफ गंवा देता है, उसमें उस 12 साल के बच्चे की क्या गलती थी? और ये जो शूट एट साइट का ऑर्डर आता है, कर्फ्यू के ऑर्डर्स आते हैं, ये सब इन लोगों को रोक नहीं देता है कि भाई अब शूट एट साइट का ऑर्डर आ गया तो हम लोग डर के अब अंदर बैठ जाएंगे, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लोग घायल होने के बाद, अपने आप को मरहम पट्टी करवाने के बाद दोबारा उस साइट पे आते हैं और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया है, उनके कई सारे कैबिनेट के लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, तो इसलिए वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय हो चुकी है। जो नेपाल की आर्मी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। जब आर्मी टेक ओवर कर लेती है सरकार को, तब बन जाता है बांग्लादेश, तब बन जाता है म्यांमार, पाकिस्तान। कुछ साल पहले बांग्लादेश में भी यही हुआ था, म्यांमार में भी यही हुआ था। लोग अपनी बुरी स्थिति के कारण, लोग अपनी बुरी सिचुएशन के कारण प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं, पार्लियामेंट में आग लगा देते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं। वहाँ पे भी आर्मी टेक ओवर कर लेती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी बोल रहे हैं कि ये सब डीप स्टेट का करा धरा है, यूएस करवा रहा है, अमेरिका का हाथ है इसमें। पर एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, जब देश में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, जब देश में भुखमरी फैलने लगती है, गरीबी बढ़ जाती है, नौकरियाँ नहीं होती हैं लोगों के लिए करने के लिए, और जो भी नौकरियाँ हैं, नेपाल के जो नौकरियों का दर है वो है 22%। 22% लोग खाली बैठे हुए हैं और जो 78% लोग बचे हैं, जो 78% जो लोग बचे हुए हैं, उनके पास में भी कोई बहुत अच्छी नौकरियाँ नहीं है।
वो सब सर्विस की मीनियल जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब नहीं है वो भी। तो जब देश में रोज़गार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तब लोगों को दिक्कत होगी और लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। पर जब उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाएगी तब लोगों का गुस्सा फटेगा। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, नेपाल की जो पार्लियामेंट को जलाया गया है, राष्ट्रपति भवन को जलाया गया है, ये सब वही बैकफायर किया है। ये सब उसी पॉलिटिकल नेग्लिजेंस का रिजल्ट है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का रिजल्ट है, पॉलिटिकल करप्शन का रिजल्ट है। और ये सब अभी सिर्फ नेपाल में नहीं चल रहा है, ये फ्रांस में भी चल रहा है। तो फ्रांस में भी क्या ये सब यूएस ही करवा रहा है, अमेरिका ही करवा रहा है? क्योंकि यूएस में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे हेल्थ केयर बजट को काट दिया गया है, पेंशन्स लोगों की फ्रीज़ कर दी गई हैं, वहाँ पे भी लोग सड़कों पे उतर आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं, ट्रेन लाइन्स पे लोग बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन करने लग गए हैं। ये सब भी यूएस ही करवा रहा है। जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं, लोगों के वोट को, लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती हैं, तब देश के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनका गुस्सा फूटता है। जल्दी नहीं फूटेगा पर वो ज़रूर फूटेगा। और नेपाल के लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि वहाँ का यूथ कितना पॉलिटिकली अवेयर है। नेपाल का यूथ चाहता है कि वहाँ पे क्रांति आए, नेपाल में रिवोल्यूशन आए।